लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था ये हम लोगों ने, बताएगा कोई? क्या टॉपिक था अपना? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, then conductivity of all the ions in a solution is called molar conductivity, represented by lambda m sign. Lambda equals to conductivity K multiply 1000 upon C. सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात की थी हम लोगों ने। तब हमने कहा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आई थिंक ये हमारे पास टॉपिक था लास्ट। जल्दी से बताइए मेरे को, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। डाइल्यूशन इफेक्ट, लास्ट टॉपिक क्या किया था अपने? आकांक्षा, लास्ट टॉपिक क्या था बेटा? क्या हुआ आकांक्षा? लास्ट टॉपिक कोई भी जिसको पता हो, लास्ट टॉपिक क्या रहा? किसी को भी ध्यान नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ओके आकांक्षा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंप्लीट हो चुका था। इट मींस इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अगर कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोलेराउश लॉ। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू हेडिंग होगा, दैट्स कोलेराउश लॉ। कोलेराउश लॉ, ठीक है, कोलेराउश लॉ। अब देखो कोलेराउश लॉ का लॉ क्या है अपने पास। अब यहाँ पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है और डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, देन उस केस के अंदर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया था कि अगर सपोज करो कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन जीरो हो, इट मींस डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। और अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन होता है तो उस केस के अंदर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्लियर है ये अपने पास पॉइंट। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर दोनों की मोलर कंडक्टिविटी की बात करें कंसंट्रेशन के साथ, तो हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था एक शायद, जिसमें हमने बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो जो अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत कम चेंजेस होते हैं। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट है। रीजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सभी कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। बट अपने पास अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होता है मोलर कंडक्टिविटी में बहुत फास्ट इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है इंक्रीमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारे पास रूट सी और लैम्डा एम के लिए ग्राफ था। अब हम बात करते हैं कोलेराउश लॉ। कोलेराउश लॉ के अकॉर्डिंग ये अपने सब कुछ जो दिया हुआ है, ये सब कोलेराउश लॉ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब कोलेराउश लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन नोट करें अपन कि अपने को लिखना क्या है कोलेराउश लॉ के अंदर। ये तो हम लास्ट टॉपिक के अंदर कर चुके हैं। अब नोट करेंगे कोलेराउश लॉ में, एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी
of an electrolyte, molar conductivity of an electrolyte is the summation of molar conductivity of cation, molar conductivity of cation and molar conductivity of anion. Molar conductivity of cation and molar conductivity of anion. Because at the infinite dilution, ions are freely move in electrolytic solution, no any interaction with other ion, therefore each ion independently take part in molar conductivity of electrolyte. This is also called independent migration of ions. ओके, तो देखो कॉलर-राउश लॉ में हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर कि कॉलर-राउश लॉ ये कह रहा है भाई अपने पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। अब जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब वॉल्यूम हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया, तो उस केस के अंदर जो आयंस हैं वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आयंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, आयंस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जो आयंस हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो आयंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और आयंस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो उनके बीच में किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स है ना रिपल्शन फोर्स है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता आयंस के बीच में, और इंटरेक्शन नहीं है तो आयंस क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, और फ्रीली मूव कर रहा है तो वो अपना क्या करेगा, कंडक्टिविटी के अंदर पार्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये आयंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फ्रीली मूव करते हैं विदाउट इफेक्टेड एनी अदर आयन, कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, सो एवरी और ईच आयन टेक पार्ट इन मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्ड यूज में लेना अपने को, इंडिपेंडेंटली आयन जो है वो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर अपना पार्टिसिपेट करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनके बीच में किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली अपना पार्ट देते हैं मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसको, लैम्डा इनफाइनाइट एम इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट सी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ए। सी क्या है, कैटायन, ए क्या है, एनायन। मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एनायन का मोलर कंडक्टिविटी का समेशन जो होता है वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, की आयन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। सो इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा हमने लैम्डा इनफाइनाइट एन इक्वल्स टू लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए इनफाइनाइट। अब भाई अपने पास यहां पर एक और पॉइंट आया कि मान लो that at the infinite dilution molar conductivity of cation, at the infinite dilution molar conductivity of cation depend on its velocity। भाई अब अपने पास इंटरेक्शन तो कुछ है नहीं, तो आयन क्या कर रहा है, फ्रीली इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। अब आयन का मूवमेंट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा।
ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ कैटायन, then lambda infinite C equals to KBC, and at the infinite dilution molar conductivity of anion proportional to speed of anion, then lambda infinity A equals to KBA, ठीक है। So at the infinite dilution total molar conductivity KBC plus KBA, K कॉमन आ गया, then cation का स्पीड एंड anion का स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी। तो इस तरह से भी हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा अपन ने कि यहाँ पर जो कैटायन है उसकी स्पीड है Vc और एनायन की स्पीड क्या है Va, क्योंकि यहाँ पर जो कैटायन और एनायन है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो उनका मूवमेंट किस स्पीड से हो रहा है उस पर इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। तो लैम्डा C की कंडक्टिविटी C की स्पीड पे A की कंडक्टिविटी A की स्पीड डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास प्रोपोर्शनल आ गया, प्रोपोर्शनल को रिमूव कर दिया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। देन लैम्डा इन्फिनिटी m इक्वल्स टू KVC प्लस KVA, K कॉमन आ गया। देन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैटायन और एनायन की स्पीड के समेशन के इक्वल होता है, ओके। तो ये आ गया अपने पास कॉलर-राउश लॉ। नेक्स्ट हम यहाँ पर नोट करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। कॉलर-राउश लॉ में हम क्या कर रहे हैं आगे, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, ओके। बोर्ड इज नॉट क्लियर, दैट द नेटवर्क इशू। जूम कर दिया है मैंने इसको, जितना जूम हो सकता है उतना मैक्सिमम जूम कर दिया, बट अगर अभी भी बोर्ड क्लियर नहीं है दैट द नेटवर्क इशू। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर, transport number of any ion, may be cation or may be anion. Transport number of any cation is the ratio of molar conductivity of that ion at the infinite dilution and the total molar conductivity at the infinite dilution, ठीक है। तो डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन is the ratio of, as the ratio of molar conductivity of that ion, molar conductivity of that ion at the infinite dilution, molar conductivity of that ion at the infinite dilution and molar conductivity of electrolyte, molar conductivity of electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution, ओके। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या बता रहा है अपने पास कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी में इंडिविजुअली जो आयन है उसका कितना पार्ट है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट यानी मूवमेंट, और जब मूवमेंट इंक्रीज होता है तो आयंस का कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर जो है आयन का वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी में उस इंडिविजुअल आयन के कारण कितना कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट आयन एट द इनफिनिट डाइल्यूशन एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो रेशियो है दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू इनफिनिट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्पीड ऑफ कैटायन, टोटल मोलर कंडक्टिविटी Kc प्लस Va, K से K कैंसिल हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, यानी जो टोटल मूवमेंट है उसमें कैटायन
reaction value are. Same as transport number of anion is the molar conductivity of anion at infinite dilution upon molar conductivity of electrolyte. And infinite dilution पे anion का molar conductivity depends on speed of anion upon KVC plus P. इससे cancel, then ratio of speed of anion upon total number of ions, speed of total number of ions. ओके, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर. तो कोलोराउस लॉ वापस रिपीट करके देखिए हम क्या था. कोलोराउस लॉ, एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द समेशन ऑफ ions, sorry, summation of molar conductivity of ions at infinite dilution. At the infinite dilution, ions independently move in electrolyte solution without affecting each other. So this is also called independent migration of ions. Okay? The molar conductivity of ions depends on their speed. So lambda c proportional to their speed Vc and lambda a proportional to that their speed Va. Now the transport number जो हमने नोट कर लिया है यहाँ पर, ये ट्रांसपोर्ट नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलोराउस लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ कोलोराउस लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ कोलोराउस लॉ. Kohlrausch law. First, molar conductivity of weak electrolyte. Determine the molar conductivity of weak electrolyte. Determine the molar conductivity of weak electrolyte. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. नोट करें. With the help of Kohlrausch law, we can determine the molar conductivity. We can determine the molar conductivity. Determine the molar conductivity of weak electrolytes. Molar conductivity of weak electrolyte with the help of strong electrolytes, with the help of non-molar conductivity, with the help of non-molar conductivity of strong electrolyte. Non-molar conductivity of strong electrolyte. Because molar conductivity of strong electrolyte can determine by, because molar conductivity of strong electrolytes can determine by graphical method. So with the help of these electrolytes, we can determine the
can determine the molar conductivity of weak electrolytes. Determine the molar conductivity of weak electrolytes. For example, if we want to determine the molar conductivity of acetic acid at the infinite dilution, which is dissociating acetate ion and H plus ion. For this purpose, we use some strong electrolytes like sodium acetate, lambda infinite, acetate ion and sodium ion, HCl, lambda infinite, H plus and Cl negative, and NaCl, lambda infinite, Na positive and Cl negative. Okay, this is first equation, second equation, third equation. तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनका मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी नॉन है अपने पास, तो इनकी हेल्प से अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे कैसे। और इक्वेशन 1 plus 2 minus 3 means lambda infinite sodium acetate plus HCl minus NaCl, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दें और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। कैसे, देखो भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा नीचे गया, मेरे को जूम कम करना पड़ेगा भाई, वरना जो है दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा कम कर दिया मैंने जूम। अब क्या करना है इसके अंदर, सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन, देन H plus and Cl नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों का तो एडिशन करना था और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है अपने को, लैम्डा इनफिनिट Na पॉजिटिव और लैम्डा इनफिनिट Cl नेगेटिव। Cl से Cl कैंसिल, Na से Na कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, एसिडेट आयन एंड H प्लस आयन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको अपने को मैनेज करना आना चाहिए। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आता है, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, पर अपने को इक्वेशंस को मैनेज करना आना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट और HCl को ऐड करके उसमें से NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वलेंट आएगा, एसिड आयन और H प्लस आयन का, और एसिड आयन और H प्लस आयन का समेशन किसके इक्वल होता है, एसिटिक एसिड। तो अगर यहाँ पर अपने पास इनकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी ऐड करके उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कोलराउस लॉ का। बाकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।